हेलो हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज के इस वीडियो में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानते समझते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहते किसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से इकोनॉमी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। तो चलिए आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जिस तरह जो भी फैसिलिटीज या सर्विसेज की जरूरत होती है उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में गिनते हैं, उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और इस तरीके की सर्विसेज या फैसिलिटीज जिन्हें हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट करते हैं वो इकोनॉमी के पेस को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करती हैं। ये सर्विसेज और फैसिलिटीज वैसे हैं जिनके वजह से कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। उसके वजह से कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है? बिकॉज उसके वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर कहें तो लेबर, कैपिटल, है ना, इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं, लैंड, मशीनरीज, इस तरीके के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और प्रोडक्टिविटी बढ़ने के वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ और डेवलपमेंट होने की वजह से लोगों की इनकम बढ़ती है। इनकम बढ़ने की वजह से उनके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें सुधार होता है। और ये जो ज़्यादातर फैसिलिटीज़ या सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ या सर्विसेज, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्या चीज़ में? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, उसी तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, डोमेस्टिक ट्रेड में, साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स में। तो ये जो सर्विसेज हैं या फैसिलिटीज़ हैं वो इस तरीके के प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। लेकिन अगर इसे हम आमतौर पे डेली लाइफ में अगर चारों तरफ नजर डालें तो हम किस तरीके के सर्विसेज और फैसिलिटीज को इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट करते हैं? तो उदाहरण के तौर पे जैसे देखिए, एक्सप्रेस हाईवे बनता है या नेशनल हाईवे होती है। तो अगर चारों तरफ नेशनल हाईवे उपलब्ध होगी, एक्सप्रेस हाईवे उपलब्ध होगी, तो उससे क्या हो सकेगा? जो ट्रैवल है वो एक छोर से दूसरे छोर पे वो बहुत फास्ट हो सकेगा। जो गुड्स एंड रॉ मटेरियल है वो बहुत जल्दी, बहुत फास्ट मूव कर सकेगा। तो रॉ मटेरियल को अपने सोर्स से उसे फैक्ट्री तक पहुंचाने में समय कम लगेगा। जो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन होगा फिनिश्ड गुड्स का, फिनिश्ड गुड्स को फैक्ट्री के लोकेशन से मार्केट में, अलग अलग पूरे कंट्री में चारों तरफ जो मार्केट बिखरा हुआ है उस मार्केट तक, लोगों तक पहुंचाने में बहुत कम समय लगेगा। तो चीजें क्या होंगी? फ्रेश पहुंच सकेंगी। आप कल्पना कीजिए कि अगर गांवों से बड़े बड़े शहर तक की दूरी जो है नेशनल हाईवे से या एक्सप्रेस हाईवे की वजह से बहुत कम हो जाती है, डिस्टेंस जो है उतनी ही है, लेकिन सफर को पूरा करने में, डिस्टेंस कवर करने में टाइम जितना पहले लगता था उसके मुकाबले अगर आज कम लग रहा है, तो गांवों में जो सब फल और सब्जियां उत्पन्न हो रही हैं उसे बहुत समय रहते तुरंत तुरंत में, जैसे ही वो वहां पे हार्वेस्ट होंगी, जैसे ही उसे वो वहां से निकाला जाएगा गांवों से, खेतों से, वो वहां से तुरंत मार्केट में सीधा पहुंचाई जा सकती है कुछ घंटों के दौरान। तो फल और सब्जियों की जो है ताजगी बरकरार रहेगी, तो उनकी अच्छी कीमत मिलेगी। अच्छी कीमत मिलेगी तो फार्मर्स को और जो मिडिलमैन है उनको भी रिटर्न ज्यादा अच्छा मिलेगा। आपको ताजे फल और सब्जियां मिल सकेंगी। तो अगर ताजे फल और सब्जियां कम कीमत पे मिल रही हैं तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी तो फार्मर्स की और जो मिडिल मैन है, जो ट्रांसपोर्ट में लगे हुए हैं इस तरीके के फल और सब्जियों की, उनकी इनकम बढ़ेगी और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो ये मैंने कुछ एक एग्जांपल दिया जो रियल लाइफ में, जिससे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होती है और ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, उसे समझने में आसानी होती है। अब क्या है, पहले मान लीजिए कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में गांव से शहर में मार्केट जो है वहां तक रोड अच्छी नहीं थी, रोड की क्वालिटी बहुत खराब थी, सिंगल लेन रोड हुआ करती थी, वो भी उबड़ खाबड़ थी, टूटी हुई थी। तो वहां से, गांवों से जो भी प्रोड्यूस निकलता था, चाहे फल हो या सब्जियां, उसे शहर तक आते आते वो उसकी ताजगी खत्म हो जाती थी, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती थी, बहुत सारे फल और सब्जियां सड़ भी जाते थे। तो फार्मर्स की जो प्रोड्यूस है वो तो बर्बाद हो गया। अब जो सब्जियां खराब हो गई या जिनकी ताजगी खत्म हो गई फल और सब्जियों की, तो उन्हें मार्केट में या तो कोई खरीदेगा नहीं या उसके अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, उसकी कीमत कम मिलेगी, तो फार्मर्स को रिटर्न भी कम मिलेगा।
जो मिडलमैन है उनको भी उनकी भी इनकम कम होगी। अब अगर रोड खराब है तो क्या है, ट्रक और ट्रैक्टर्स बीच में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन अगर होगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन अगर वही आज एक्सप्रेस हाईवे के वजह से या नेशनल हाईवे बन जाने के वजह से रूरल एरियाज में, गांवों और गांवों में जो खेत हैं उनसे मार्केट की जो कनेक्शन है, वो मार्केट का दूर दूर शहरों तक मार्केट का कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया है। सब्जियां और फल उधर तोड़ी जाती हैं और कुछ घंटों में, 2 3 4 घंटों के अंदर अंदर वो दूर दूर शहरों में मार्केट तक आसानी से पहुंच जाती है कम खर्चे में। क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट फास्ट हो गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है ट्रांसपोर्ट का, तो नेचुरली क्या होता है, पर किलोग्राम जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, तो उससे फल और सब्जियों की कीमतें भी कम हो जाएंगी। तो वहां पे क्या होगा, बिक्री ज्यादा होगी, उसके अच्छे पैसे भी मिलेंगे। यही चीज दूसरे चीजों के साथ भी होती है। तो एक तो इसका ये उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण आज के अगर नए तौर पे हम देख लें तो जैसे इंटरनेट का है। इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। पहले क्या था, इंटरनेट हमारे यहाँ नहीं थी। फिर पहले मोबाइल आया, मोबाइल के टावर्स लगे, मोबाइल में उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। फिर मोबाइल के टावर्स और बढ़े, फीचर फ़ोन से स्मार्टफ़ोन आया। अब स्मार्टफ़ोन पे इंटरनेट चलने लगा। पहले मोबाइल डेटा से इंटरनेट चलता था, उसकी स्पीड बहुत स्लो होती थी। अब क्या है, चारों तरफ ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया है। ऑप्टिकल फाइबर बहुत कॉस्टली होती है, उसे बिछाने में कॉस्ट भी आता है। लेकिन जब ऑप्टिकल फाइबर चारों तरफ ज़मीन के नीचे बिछा दी गई है, तो उससे क्या होता है, एक्स्ट्रा स्पीड, बहुत फास्ट इंटरनेट घरों तक, फैक्ट्रीज तक पहुंच रहा है। हर एक पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट में पहुंच रहा है। उसके वजह से आप देखिए कि हमारी लाइफ में कितनी आसानी हुई है। हम घर बैठे ई कॉमर्स साइट का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं और सेम डे डिलीवरी या एक दिन के अंदर में प्रोडक्ट्स जो है हमारे इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने में लोगों के घरों पे पहुंच जाता है। फल और सब्जियां जो हैं ई कॉमर्स साइट के माध्यम से घरों में पहुंचाई जा रही हैं। दूसरे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडलूम्स हैं, और भी दूसरे उस तरीके के जो हैं, जो रीजनल डेलिकेसीज होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं, नमकीन होती हैं, वो भी इंडिया के एक कोने से शुरू होकर के पूरे दूसरे कोने तक सप्लाई की जा रही है। तो ये कैसे संभव हुआ है? अगर इंटरनेट नहीं होता, हाई स्पीड इंटरनेट नहीं होती, इंटरनेट की सर्विस की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो हम ये सब ई कॉमर्स साइट पे ऑर्डर नहीं कर सकते थे। और अगर ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ फास्ट नहीं होता, लॉजिस्टिक्स की सुविधा में इम्प्रूवमेंट नहीं होता, तो ये हमारे यहाँ फटाफट डिलीवरी भी नहीं हो सकती थी। तो इससे क्या हुआ है, दूर दूर बैठे लोगों को, व्यापारियों को बहुत बड़ा बड़ा मार्केट मिला है। बहुत दूर दूर एरियाज में मार्केट भी मिल रहा है, उनके प्रोडक्ट्स की सप्लाई हो रही है। दूर दूर एरियाज में उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड हो रही है, जिससे उनकी इनकम बढ़ रही है और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार हो रहा है। तो ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के उदाहरण हैं जो मैंने अभी आपको दिए, रियल लाइफ एग्जांपल्स, जिससे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी में, और किस इससे लोगों के इनकम में क्या प्रभाव पड़ता है, और कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार होता है, ये सब मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितने तरीके का होता है। तो आमतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक नजर डालते हैं कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है भाई, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसा अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था ट्रांसपोर्ट का, उसे हम गिनते हैं। पावर सेक्टर है, जहाँ जो बिजली की सप्लाई होती है, बिजली की का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, ये जो पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, क्योंकि ये सभी जो चीजें हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ग्रोथ में सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और इस वजह से इसे हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट हो गया, पावर जनरेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन में टेलीफोन तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उसे भी, और सैटेलाइट को भी हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी काउंट करते हैं। इरिगेशन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, जो खेतों में सिंचाई के लिए नहर के द्वारा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो फार्मिंग जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लोगों की लाइवलीहुड, आधे से लगभग आधे वर्कफोर्स का इंडिया में
लाइवलीहुड वो फार्मिंग सेक्टर पे डिपेंड करता है, तो फार्मिंग में सपोर्ट प्रोवाइड करती है इरिगेशन, इसलिए हम उसे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट करते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करती है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि बैंकिंग और दूसरे इस तरीके के लोन प्रोवाइड करने वाली जो एजेंसीज हैं, उनको फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में काउंट करते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में 6 तरीके की सर्विसेज एंड फैसिलिटीज हैं, वो हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में उसे काउंट करते हैं। अब दूसरा जो है वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो सोसाइटी में सोशल ग्रोथ में, हमारे लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ग्रोथ में मदद करती है। वो किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो किस तरीके की फैसिलिटीज और सर्विसेज हैं। जैसे तो एक तो सबसे पहले हो गई एजुकेशन, दूसरा हो गया हेल्थ यानी कि हॉस्पिटल, गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स है या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ क्लिनिक्स हैं, और हेल्थ से रिलेटेड जो दूसरी सर्विसेज हैं जैसे कि फार्मेसीज हो गई या हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इस तरीके की जो फैसिलिटीज हैं उसे हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट करते हैं। फिर हाउसिंग, जो हाउस का कंस्ट्रक्शन है, हाउस की सेल और खरीद बिक्री हो गई, वो हाउसिंग जो फैसिलिटीज है वो हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट करते हैं। सिविक एमिनिटीज यानी रोड का कंस्ट्रक्शन, जो ड्रेनेज का कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाईज, ये सब जो एमिनिटीज हैं, जो फैसिलिटीज हैं, उसे हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर यानी कि पुलिस की सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज या कि कोर्ट की सर्विसेज, लॉ इन्फोर्समेंट, ये जो है सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट होता है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या सर्विसेज आ गई? एजुकेशन की सर्विस, हेल्थ की सर्विसेज, हाउसिंग की सर्विस, सिविक एमिनिटीज यानी कि वाटर सप्लाईज, रोड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, और अंत में लॉ एंड ऑर्डर। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि दो अलग अलग टाइप होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम काउंट करते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डायरेक्टली सपोर्ट करती हैं, और इनके अलावा जो दूसरी सर्विसेज हैं उसे हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट करते हैं, क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, हमारे लाइफ को सुधारने में मदद करती है, और इसके द्वारा इनडायरेक्ट जो है उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होता है। अब नजर डालते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करती है, और किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर ने इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो ये कुछ 6-7 तरीके के अलग अलग सपोर्ट हैं, कंट्रीब्यूशन है, जिसे हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एबिलिटी टू वर्क यानी हमारे काम करने की क्षमता को इनहेंस करती है यानी बढ़ाती है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर शहरों में रोड की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, तो और मूवमेंट एक शहर के एक कोने से दूसरे कोने में मूवमेंट अगर फास्ट हो जाता है, तो उससे क्या होगा, हमारी काम करने की क्षमता में वृद्धि होगी। अब जैसे बड़े बड़े मेट्रो शहरों में मेट्रो ट्रेन आ गई है, तो मेट्रो ट्रेन का जाल बिछ गया है। जैसे दिल्ली के शहर में, दिल्ली जैसे शहर में का मैं एग्जांपल दूं, तो वहां पे मेट्रो ट्रेन का जाल बिछ गया है। तो मेट्रो ने एक दिल्ली जैसे बड़े शहर को एक कोने से दूसरे कोने में लोगों को पहुंचाने में बहुत फास्ट स्पीड से बहुत मदद की है। तो उससे क्या हुआ है कि एक छोर से दूसरे छोर में जाने में बहुत कम समय लगता है। तो उससे क्या होता है, हमारी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि हमारा पहले जो आने जाने में समय बर्बाद होता था, हम रहते कहीं और थे, और काम की जगह पे पहुंचने पे हमें 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2-2 घंटे लग जाते थे, वो अब मिनटों में हम पूरा कर लेते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारी जो एबिलिटी टू वर्क है वो बढ़ रही है। उसी तरीके से जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि गांवों से शहरों के जो कनेक्टिविटी बढ़ गई है अच्छे रोड्स के वजह से, अच्छे नेशनल हाईवेज के वजह से, एक्सप्रेस हाईवेज के वजह से, उससे क्या हो रहा है, हमारी एबिलिटी टू वर्क भी बढ़ रही है, क्योंकि लोग अब दूर दूर से, गांवों से भी शहरों में आकर के रोजगार करके अपने घर को लौट सकते हैं। तो जो बड़े बड़े शहरों से 50 किलोमीटर दूर पे रह रहे थे, उनके लिए पहले जब कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी तो गांव से शहर आकर के काम करना मुश्किल था। लेकिन अभी 50 किलोमीटर दूर से लोगों को गांव से अपने शहर में आने में सिर्फ घंटा भर लगता है। तो अगर 1 घंटा लगता है तो वो आराम से सुबह चल करके गांव आकर के शहर में काम ढूंढ सकते हैं, काम कर सकते हैं, और वापस अपने घरों को जा करके रह सकते हैं।
तो इससे उनकी एबिलिटी टू डू वर्क है वो उसमें इजाफा होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दूसरा पॉइंट है वो कि प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है। तो प्रोडक्टिविटी को कैसे इन्हांस करता है? प्रोडक्टिविटी को इस तरीके से इन्हांस करता है कि अगर अच्छी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इन एग्जांपल दिया था इंटरनेट फैसिलिटी का, तो अगर अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी होगी तो क्या होगा? कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, लोग आसानी से ऑर्डर कर सकेंगे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए, और कहीं भी दूर बैठा हुआ, इंडिया के एक दूसरे कोने में बैठा हुआ, कन्याकुमारी से वो जो है अपनी प्रोडक्ट्स की सप्लाई कश्मीर में कर सकता है। क्यों हो रहा है ये? बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द good road connectivity, because of the good flight connectivity, because of the good रेल कनेक्टिविटी, जो पहले हमारे यहाँ जैसे 1970s में, 80s में या 1990s में, या मैं कहूँ कि 2005-10 तक भी ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो इससे क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो रही है। अब जैसे हमारे यहाँ इतने ही सालों में, पिछले 40-50 सालों में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब बढ़ गई है तो उससे क्या हुआ? फैक्ट्रीज को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी मिलने से मशीन जो है वो तीनों शिफ्ट में, यानी 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में 24 घंटे मशीनें चल सकती हैं। तो मशीनों में प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा? उनकी अगर बिक्री होती है, वो सेल होता है, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही अगर सेल भी हो रहा है अच्छे मार्केट की वजह से, तो क्या होगा? लोगों की इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इस तरीके की फैक्ट्रीज में, उनकी भी इनकम बढ़ेगी, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, और मार्केट में फिर क्या होगा? इन टर्न फिर से और डिमांड भी बढ़ेगा, डिमांड ज्यादा बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। उसी तरीके से फार्मिंग में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अगर खेतों में तक बिजली पहुंच रही है तो क्या होगा? खेतों में नीचे से जो है वो कुओं से पानी निकाला जा सकेगा। उससे क्या है कि अगर नहर नहीं भी है, कैनाल नहीं भी है, तो खेतों में सिंचाई की जा सकती है, खेतों में इरिगेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, कुओं से पानी निकाल करके गहरे गहरे कुएं खोदे जा सकते हैं मशीनों से, जो मशीनें बिजली पे चलती हैं। फिर बिजली का इस्तेमाल करके उन गहरे कुओं से पानी निकाला जा सकता है और बड़े बड़े खेतों में इरिगेशन की जा सकती है, सिंचाई की जा सकती है, जिससे सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि साल में 12 महीने में 2-2 या 3-3 फसल ली जा सकती है। उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। जो जमीन गर्मी के दिनों में खाली पड़ी रहती थी, उनमें अगर सिंचाई होगा तो क्या होगा? वहां पे फसल लगाई जा सकेगी गर्मी के दिनों में, और फसल की बिक्री से के माध्यम से किसानों को और दूसरे मिडिलमैन को इनकम मिलेगी, और उन्हें उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट होगा, उनके तरफ से डिमांड बढ़ेगी, तो इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ेगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का थर्ड पॉइंट क्या है कंट्रीब्यूशन का? वो जनरेट करता है लिंकेजेस इन प्रोडक्शन। अब ये लिंकेजेस इन प्रोडक्शन क्या है? तो जैसे मान लीजिए कि रॉ मटेरियल कहीं पे मिलता है, कोई एक फैक्ट्री है, कोई एक वो सामान बनाती है, वो फैक्ट्री का रॉ मटेरियल कहीं से निकल रहा है। रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक कैसे बहुत जल्दी पहुंचाया जा सकता है? अगर हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज अच्छी है, अगर हमारे यहाँ रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, रोड की कंडीशंस अच्छी हैं, तो रॉ मटेरियल को निकाल करके कम पैसे में, कम खर्चे में, फटाफट तुरंत तुरंत फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जा सकता है, और वहां पे जो चीजें प्रोड्यूस होंगी उन्हें दूर दूर तक फिर से रोड का और रेल का और फ्लाइट का इस्तेमाल करके दूर दूर तक मार्केट में पहुंचाया जा सकता है। तो एक तो क्या होता है कि ये जो लिंकेज है, इसे हम बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज कहते हैं, यानी रॉ मटेरियल का सोर्स से निकल करके फैक्ट्रीज तक पहुंचना, और फिर फैक्ट्रीज में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट तक पहुंचना, ये जो लिंकेजेस है बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज कहलाता है। और ये लिंकेजेस जो हैं स्टैब्लिश होने से वो कहीं से रॉ मटेरियल निकल करके कहीं भी फैक्ट्री में पहुंच सकता है, और कहीं की फैक्ट्री में प्रोड्यूस होकर के चीजें जो है पूरे कंट्री में, इवन कंट्री के बाहर भी डिस्ट्रीब्यूट प्रोवाइड सप्लाई की जा सकती है। तो इससे क्या होता है? प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ती है, मार्केट भी एक्सपैंड होता है, और लोगों की इनकम भी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। अब चौथा पॉइंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस करती है, यानी अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टमेंट को। नेचुरली अगर अगर आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है यानी रोड की कंडीशंस अच्छी है, रोड की कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी है, गांवों से शहरों तक रोड की कनेक्टिविटी मिली हुई है, बिजली की पैदावार ज्यादा हो रही है, यानी बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ज्यादा हो रहा है, गांवों गांवों तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है 24-24 घंटे, हर एक फैक्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हो रही है, ठीक है। और
इनके वजह से क्या है, साथ ही साथ इंटरनेट की सुविधा भी बहुत अच्छी मिल रही है। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा, नेटवर्क अच्छा अगर हो रहा है, जैसे इस तरीके से अभी जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये हमारे यहाँ अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ई-कॉमर्स साइट के में जो डिस्ट्रीब्यूशन में लोग लगे हुए हैं, घरों तक पहुँचाने में जो लोग लगे हुए हैं डिलीवरी के लिए, स्विगी, इंस्टामार्ट के द्वारा या ज़ोमैटो के द्वारा या और भी दूसरे इस तरीके के ऐप्स के द्वारा जो है फूड डिलीवरी या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की डिलीवरी घरों में की जा रही है बहुत जल्दी-जल्दी। तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट लोगों का इन सब चीज़ों पे, फैक्ट्रीज़ में, फार्मिंग सेक्टर में और दूसरे सर्विसेज़ में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट से ये इस तरीके की सर्विसेज में इजाफा होगा, सर्विसेज में बढ़ोतरी होगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो लोगों प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकम मिलने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर इनकम मिलेगा तो उनकी तरफ से भी डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है पूरे इकोनॉमी में, जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है और डिमांड जनरेट होती है और फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। तो इस तरीके से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट होता है, फार्मिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है, फिर टर्शरी सेक्टर में भी यानी सर्विसेज सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट होता है और लोगों को की इनकम उससे बढ़ती है और लोगों की इनकम बढ़ती है तो और भी इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है। तो जो और इन्वेस्टर्स होते हैं वो और भी ज़्यादा फिर इन्वेस्टमेंट करने को इंड्यूस होते हैं यानी अट्रैक्ट होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हों तो इन्वेस्टमेंट भी हमारे इकोनॉमी में बढ़ता है। पांचवा पॉइंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मार्केट की साइज को एनहांस करता है। अभी मैंने आपको फार्मिंग सेक्टर का एग्जांपल दिया था, जिसमें बताया था कि कन्याकुमारी में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जो है वो सिर्फ अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की ही नहीं, अपने फूड प्रोडक्ट्स की ही नहीं, बल्कि जो दूसरे हैंडलूम वर्कर्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैं या जो दूसरी छोटी-छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रीज है वहां पे लगी हुई, उनकी जो प्रोड्यूस है उनका मार्केट हम कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक कर सकते हैं। आज हमारे यहाँ क्या होता है, आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जो अच्छी क्वालिटी की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छी क्वालिटी की हल्दी होती है, टर्मरिक जिसे हम कहते हैं, जिसे मसालों के रूप में इस्तेमाल होता है, वो वहां से सप्लाई होकर के बिकॉज ऑफ द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है, कन्याकुमारी और कश्मीर और गुजरात तक पहुंच रही है। गुजरात में जो नमकीन और मिठाइयाँ बनती हैं और जो हैंडलूम है, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट है, वो कश्मीर और कन्याकुमारी और नागालैंड, अरुणाचल तक सप्लाई हो रहा है। मध्य प्रदेश की नमकीन, राजस्थान की मिठाइयाँ, राजस्थान की नमकीन, वो जो है दूसरे जगह तक पहुंच रही है। राजस्थान के जो हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, वो दूसरे कन्याकुमारी और कश्मीर तक सप्लाई हो रही है, इवन विदेशों तक सप्लाई हो रही है। तो इससे क्या होता है, मार्केट एक्सपैंड होता है। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ आप लोकल लेवल पे राजस्थान के प्रोड्यूस सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बिक रहे हैं, बल्कि वो केरल में भी, कन्याकुमारी में भी, कर्नाटक में भी और अरुणाचल, नागालैंड और कश्मीर में भी बिक रहे हैं। और साथ ही साथ इससे क्या होता है कि मार्केट एक्सपेंशन में मदद मिलती है। तो आपको पर्याप्त एग्जाम्पल मिला होगा, समझ में आया होगा इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि किस तरीके से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होने से मार्केट में एक्सपेंशन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट करता है आउटसोर्सिंग, यानी कुछ काम को हम आउटसोर्स कर सकते हैं। आउटसोर्स करना यानी कि प्रोडक्शन तो कोई कर रहा है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन वही कंपनी नहीं कर रही है, वही फैक्ट्री नहीं कर रही है, बल्कि दूसरे लोग लगे हुए हैं। अब जैसे अमेज़न का एग्जांपल लें या फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लें, तो इस तरीके की जो भी ई कॉमर्स साइट है, आप देखिए वहां से हम लैपटॉप या कंप्यूटर ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, लैपटॉप सेल करने वाला कोई जो सेलर है वो कहीं पर बैठा होता है, उसके यहाँ से जो पिकअप होता है, अब वो पिकअप करने वाला उनका स्टाफ नहीं है, वो दूसरे लोग जो हैं, वो जो काम कर रहे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम कर रहे हैं डिलीवरी के लिए और पिकअप के लिए, वो पिकअप करते हैं, वो ला करके फिर देते हैं। गुड अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की वजह से वो फटाफट दूर दूर तक बायर के पास फिर से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से, अमेज़न या फ्लिपकार्ट के ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से, उनके डिलीवरी बॉयज के माध्यम से आपके घरों तक, हमारे घरों तक पहुंचती है।
तो इससे क्या होता है, इसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। यानी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन में दूसरे लोग लगे हुए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को उसने आउटसोर्स कर दिया। तो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं, बल्कि इस तरीके की दूसरी जो एक्टिविटीज है, उस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो दूसरे लोग जब करते हैं तो उसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो ये आउटसोर्सिंग अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग को फैसिलिटेट करती है, और आउटसोर्सिंग फैसिलिटेट जब होती है, आउटसोर्सिंग बढ़ती है तो क्या होता है, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो क्या होता है, इनकम होता है। जब उन लोगों के पास जिनके पास इनकम नहीं था, एम्प्लॉयमेंट हो गई, एम्प्लॉयमेंट की वजह से इनकम आने लगी, तो उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। उनकी डिमांड बढ़ेगी तो फिर इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एक मल्टीप्लायर इफेक्ट स्टैब्लिश हो जाता है, जिसके वजह से इंक्रीज्ड इनकम, इंक्रीज्ड डिमांड और इंक्रीज्ड प्रोडक्शन और इंक्रीज्ड सप्लाई, और फिर से इंक्रीज्ड इनकम, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, इस तरीके का एक चेन चालू हो जाता है, एक चेन शुरू हो जाता है, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलती है, इकोनॉमी में की जीडीपी में बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। उसी तरीके से जो अंतिम पॉइंट है कंट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, विदेशों से जो हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट है वो उसे बढ़ाती है। जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अच्छा, तो क्या होगा, मार्केट ज्यादा ब्रॉड होगी, मार्केट ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा हो सकेगा, डिमांड ज्यादा हो सकेगी, लोग इन्वेस्ट कर सकेंगे, लोगों की इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। तो क्या होता है, विदेश में रहने वाले लोगों जिनके पास पैसा है, उन्हें दिखता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी हो रही है, इकोनॉमी में डिमांड की कंडीशंस अच्छी है, इकोनॉमी में सप्लाई अच्छी हो रही है, जो प्रोड्यूस होता है वो तुरंत तुरंत सप्लाई हो जाता है, लोगों की डिमांड काफी है, लोगों की इनकम अच्छी हो रही है, इकोनॉमी की ग्रोथ जो पर एनम ग्रोथ है वो अच्छी हो रही है। तो लोग, विदेश में रहने वाले लोग इन्वेस्ट करने को अट्रैक्ट होते हैं हमारे इकोनॉमी में। उससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होती है, ज्यादा तेजी बढ़ोतरी होती है। जो ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी होती है तो इकोनॉमी को ग्रो करने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर में और बेहतर सुधार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में और बेहतर सुधार होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो क्या होगा, वो लोगों को ज्यादा दूर तक वो कम पैसे में, कम खर्चे में, लो कॉस्ट में, लो प्राइस में वो चीजों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो क्या होगा, सिर्फ लोगों के एक इकोनॉमी के अंदर में डिमांड नहीं बढ़ेगी, बल्कि हमारे इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रोडक्ट्स ज्यादा अच्छे कॉम्पिटिटिव हो सकेंगे, यानी कम प्राइस पे उपलब्ध हो सकेंगे। तो जब कम प्राइस पे उपलब्ध हो सकेंगे तो क्या होगा, एक विदेशों में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारे इकोनॉमी में। हमारे इकोनॉमी से जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये सारा कुछ मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश होता है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशों से भी इन्वेस्टमेंट आती है, और उसके वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से, जैसा अभी मैंने बताया कि इकोनॉमी में को अच्छी ग्रोथ मिलती है, एक्सपोर्ट में वृद्धि होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होती है, इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होती है, ये बात अब अच्छी तरीके से स्पष्ट हो गई होगी। आइए इस वीडियो के अंत में एक नजर डाल लेते हैं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या अंतर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम को बाहर से मदद करता है, यानी इनडायरेक्टली उसके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। जबकि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था वीडियो के शुरू में, इकोनॉमिक ग्रोथ में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। तो जैसा आपने देखा भी है कि ट्रांसपोर्ट का, पावर का, इंटरनेट का, इन सब अच्छे होने से किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी को में ग्रोथ होती है। अब दूसरा अंतर क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, जबकि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। यानी जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है, जैसे जो हमारा लेबर है, जो कैपिटल है, इनकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होता है। इनकी क्वालिटी में अगर इंप्रूवमेंट होगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब जो तीसरा अंतर है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि सोशल जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें एक लंबे समय में उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होती है। यानी
कैसे इंप्रूवमेंट होती है? अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो हमारे यहाँ क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल जो है यानी कि जो लोग हैं, जो उनकी एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होगी, एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होगी तो उनका स्किल अच्छा होगा, उनका स्किल बेहतर होगा, वो ज़्यादा स्किल्ड जॉब कर सकने में सक्षम हो सकते हैं, तो वो इकोनॉमी में उसी तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। हेल्थ पे अगर हम इन्वेस्ट करें तो लोगों का हेल्थ अच्छा होगा, लोगों का हेल्थ अच्छा होगा तो क्या होगा, जो लोग ज़्यादा समय इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट दे पाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, उससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इजाफा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्रीज होगी, उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है। अब जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके तरफ अगर नजर डालें तो वो क्या होता है, इकोनॉमिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने से, उन पे इन्वेस्टमेंट करने से फिजिकल कैपिटल में उसकी जो है उसकी स्टॉक बढ़ती है, यानी जैसे फैक्ट्रीज में मशीनरीज बढ़ेगी, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बढ़ेगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब जब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, यानी कि जैसे फैक्ट्रीज में मशीन्स बढ़ रही हैं, फैक्ट्रीज का एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम अगर किसी भी कंट्री की बढ़ेगी तो वो क्या होगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो उससे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट होती है। तो इस तरीके का ये मोटा-मोटा जो है डिफरेंस है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है। सबसे बड़ी बात है कि हमें ये समझ में आया होगा आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है, और साथ ही साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये किस तरीके से हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को मदद करती है।